बड़ा ही आलसी दिन था रोहन का। संडे घर पर तो घटाघट निकल जाता था, लेकिन यहाँ 12 बजे उठा, मम्मी पापा से बात की, ट्रेन में जिस अनु से मुलाकात हुई उसे इंस्टा पर मैसेज भेजा और हॉस्टल में अकेले लंच किया। पूरा कैंपस शांत था, गार्ड लोगों के अलावा कोई भी स्टूडेंट नहीं दिख रहा था। शाम 7 बजे रोहन कॉलेज के पार्क में चला गया। उसे प्रकृति पर कविता लिखना पसंद था। सफेद बादल, सूर्यास्त का समय और धीमी हवा के बीच रोहन की कविता ने लय पकड़ ली थी। रोहन मानो किसी और ही दुनिया में खो गया था। दूर उसे एक घोंसला दिखाई दिया तो रोहन पार्क के दूसरे कोने की तरफ चल दिया। 2 गरुड़ पक्षियों ने 2 फीट लंबा घोंसला बनाया था। रोहन मन ही मन सोचता है, वाह क्या कमाल की कलाकृति है। ये निहार कर रोहन जैसे ही मुड़ा, उसकी नजर कोने के बेंच पर पड़ी। रोशनी एक और लड़की के साथ गले मिलकर उसे हग कर रही थी। देखते ही देखते दोनों ने फिर किस भी किया। रोशनी ने अपनी दोस्त की छाती पर भी हाथ लगाया और उसे कस के दबाने लगी। सीन एकदम हॉट हो रहा था। रोहन ये दृश्य देखकर दंग रह गया। वो सोच रहा था कि क्या रोशनी को लड़कियों में दिलचस्पी है, क्या इसलिए वो उसे भाग नहीं दे रही। रोशनी का इतना बोल्ड रूप देखकर रोहन हक्का बक्का रह गया। उससे ज्यादा देखा नहीं गया और वो तुरंत अधूरी कविता छोड़कर पार्क से 9-11 हो गया। वैसे तो रोहन की भी गर्लफ्रेंड्स रही हैं और कुछ हद तक फिजिकल भी रहे हैं रिश्ते, पर समलैंगिक प्यार रोहन हजम नहीं कर पाया। वो अपने रूम में जाकर सोचने लगा। रोशनी का व्यवहार, उसकी बातें, उसका स्वभाव, पता नहीं क्यों रोहन को रोशनी से अपेक्षा हो गई थी कि शायद दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं और फिर बात आगे बढ़ सकती है। रोहन अब एकदम अकेला महसूस कर रहा था। वो साक्षी और समीर के रिश्तों से अनजान था और अब रोशनी से भी दूरी का अनुभव कर रहा था। जिंदगी में मकसद की तलाश जारी थी और एक बार फिर विटनेस स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने का सवाल उसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या यही उसे मकसद देगा? क्या सही और सच का साथ ही उसकी मंजिल है? लेकिन जवाब अब भी उसके पास नहीं था। सोमवार, हफ्ते का पहला दिन और सेशन का दूसरा हफ्ता। स्टूडेंट्स सुबह उठकर 9 बजे की क्लास की ताबड़तोड़ तैयारी कर रहे थे। लड़के और लड़कियों में एनर्जी कमाल की थी। ऐसा लग रहा था कि मोटिवेशन एक्सपर्ट्स जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा या संदीप माहेश्वरी के यूट्यूब वीडियोस का डबल डोज लेकर आए हों। अपनी क्लासेस में पहुंचने की तेज रफ्तार, एक दूसरे के साथ मस्ती और चकाचक सफेद लैब कोट्स हाथ में लिए सब ग्रुप्स का झुंड एक फिल्म के किसी मोन्टाज सीक्वेंस की तरह लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ रोहन की एनर्जी डाउन थी, मगर आंखों में एक चमक थी। ऐसा लग रहा था कि रोहन ने मन में एक दृढ़ निश्चय कर लिया है। पहली क्लास डॉक्टर सुरेंद्र की थी और इस बार सर्जरी को लेकर लेक्चर था। सभी स्टूडेंट्स ने बड़ी दिलचस्पी से सवाल किए। डॉक्टर सुरेंद्र मैम्स के सीनियर फैकल्टी में से एक थे और स्टूडेंट्स में उनकी बहुत इज्जत थी। सर्जरी का सब्जेक्ट बहुत अहमियत रखता था और अब रोहन को भी लगने लगा था कि असल में डॉक्टर बनने की कड़ी परीक्षा यहाँ से शुरू होती है। 1 घंटे तक ना खिड़की दिखी, ना रोशनी और ना ही कोई और ख्याल आया। ब्रेक में रोहन ने अपने दोस्त सौरभ के साथ क्लास में बताए गए कॉन्सेप्ट्स को गहराई से डिस्कस किया। सौरभ पढ़ने में काफी सीरियस था और वो रोहन को अक्सर कहता था, रोहन भाई, मेरी फैमिली में काफी लोगों ने बीमारियां देखी हैं, पर अच्छे डॉक्टर्स नहीं। इसलिए मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनकर फैमिली और जरूरतमंदों की सेवा करनी है। रोहन भी जिंदगी में लोगों की मदद करना चाहता था, बस जरिए ढूंढ रहा था। या यूं कहें कि लगभग हर बच्चा डॉक्टर बनने आता तो इसी सोच के साथ है, पर कब बॉलीवुड की तरह सब कमर्शियल हो जाता है ये पता ही नहीं लगता। एक डायग्राम को मन में बिठाने के लिए रोहन चारों ओर घूर रहा था। उसे सामने रोशनी दिखी जो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। रोहन को तो मालूम था क्यों, और वो उसकी खुशी देखकर जल भी रहा था। 10 मिनट बाद सबको प्रैक्टिकल्स के लिए लैब जाना था और रोहन का मन तो किया कि चौड़े होकर पूछ लिया जाए, पर उसने अपने आप को रोका। आखिर वो किसी और की निजी जिंदगी में दखल देने वाला है कौन? सर्जरी डिपार्टमेंट के क्लिनिकल यूनिट की गतिविधियों को नजदीकी से देखने के लिए सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए। कल हॉस्पिटल में एक सर्जरी हुई थी और उसी को समझने के लिए डॉक्टर सुरेंद्र ने सबको बुलाया था। पहले केस को समझाया, फिर प्रोसीजर के बारे में बताया और उसके बाद सर्जरी की वीडियो चलाई।
सारे स्टूडेंट्स के लिए ये पहला एक्सपीरियंस था। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल की दुनिया एकदम अलग थी। क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे और सेशन के बाद बहुत से स्टूडेंट्स इस अनुभव से उभरने की कोशिश कर रहे थे। रोहन का दिमाग भी घूम गया था। एक मरीज की बीमारी ठीक करना, उसके शरीर पर यंत्रों से चीर फाड़ करके सही से इलाज करना, काफी जिम्मेदारी और बारीकी का काम था। अब अगली क्लास 15 मिनट में थी और सब एक एक करके यहाँ अपने दोस्तों के साथ अपनी क्लास की तरफ बढ़ रहे थे। तभी रोहन के करीब आकर किसी ने पूछा, रोहन, मेडिटेशन कैसी चल रही है? उसने पीछे मुड़कर देखा तो रोशनी खड़ी थी। रोहन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अभी तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, 1-2 दिन लग जाएंगे। रोशनी ने जवाब दिया कि जल्दी सब समझ आ जाएगा। लगे रहो। रोहन ने फिर ना चाहते हुए भी इशारा कर ही डाला। हाँ, टाइम तो लगेगा, लेकिन कल शाम तुम्हें पार्क में देखकर अब समझ में आने लगा है। ये सुनकर रोशनी का चेहरा फीका पड़ गया। 5 सेकंड्स तक तो वो चुप रही, फिर रोहन से बोली, देखो रोहन, अपने आप को समझने में तो मुझे भी देर लगी, पर अब पता चल गया है, दुनिया को समझने समझाने में वक्त लगता है। अगर तुम मेरी पसंद को समझ सकते हो तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। रोहन ने जवाब दिया, थोड़ा धक्का लगा था मुझे, पर मैं समझता हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपनी लाइफ एंजॉय करो। रोशनी ये सुनकर खुश हो गई और रोहन को हल्की सी राहत वाली मुस्कुराहट देकर धीरे से आगे बढ़ गई। रोहन के अलावा रोशनी का आज तक इतना लंबा इंटरैक्शन कभी किसी और के साथ क्लास में नहीं हुआ था। आज रोहन ने जिस एक्सेप्टेंस के साथ रोशनी से बात की थी, उससे रोशनी को काफी अच्छा लगा। कुछ समय बाद फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के गलियारे से रोहन ने देखा कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स में हलचल मची हुई थी। वो सब अलग अलग ग्रुप्स में अपने फोन पर वीडियो देख रहे थे। किसी के बगल से झांक कर रोहन ने भी देखा, एक लड़की की अश्लील तस्वीरों का कोलाज था। चेहरा पूरा समझ में नहीं आ रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि सीनियर्स को पता था कि ये लड़की कौन है। कुछ लड़कियों में गुस्सा था और उनमें से कुछ को रोहन ने साक्षी के पास जाते देखा। कुछ चिल्लाने की आवाजें आने लगी। साक्षी भी उनसे झगड़ने लगी। मामला गंभीर हो रहा था। फिर पंकज ने एंट्री ली और वो साक्षी को झट से निकाल ले गया। रोहन को अगली क्लास अटेंड करने की जल्दी थी तो वो सीन से कल्टी हो गया। लेकिन लंच में कैफेटेरिया में पूरी कहानी उसके क्लासमेट सौरभ शर्मा ने बताई। दरअसल स्टूडेंट्स को एक लोन कंपनी सस्ते दरों पर लोन देती थी, लेकिन सही समय पर वापस ना कर पाने पर दबाव डालते थे। पहले मैसेज भेजते, फिर फोन करते और कभी कभी धमकी भी देते। इस बार ज्यादा हो गया था। सेकेंड ईयर की एक स्टूडेंट ने 6 महीने से EMI नहीं चुकाई थी और अब लोन कंपनी ने उसकी अश्लील तस्वीरें, जिसमें शक्ल छिपाकर किसी और का नंगा बदन जोड़ दिया गया था, उन्हें अपलोड कर दिया। ये एक ऐसा दबाव था, ऐसी बेइज्जती थी जिसके बाद कोई भी टूट सकता था, लड़का हो या लड़की। और सेकेंड ईयर की सारी लड़कियों ने पूरा इल्जाम साक्षी पर डाल दिया था। आखिर इस लोन ऐप से इंट्रोडक्शन साक्षी ने ही करवाया था। कहाँ साक्षी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की लीडर थी और अब अकेले कोने में खाना खा रही थी। रोहन को लगा कि पिछले 3 घंटों में कहानी या तो बिगड़ गई होगी या सुलझ गई होगी। आखिर असली बात क्या थी अभी तक साफ नहीं हुआ था ना। रोहन टकटकी लगाए साक्षी को ही देख रहा था जब उसे किसी का फोन कॉल आया। खाना छोड़कर साक्षी और कॉल करने वाले के बीच कहासुनी हो रही थी। कुछ देर बाद बिना खाना खाए साक्षी कैफेटेरिया से निकल गई। मैम्स मेडिकल कॉलेज, दिल्ली। इतने बड़े कैंपस में जहां 4 अलग अलग साल के स्टूडेंट्स MBBS का कोर्स कर रहे थे और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी स्टूडेंट्स पढ़ाई में लीन थे। ऐसी जगह जहां 550 स्टूडेंट्स और 450 फैकल्टी के सदस्य अपने अपने कामों में मसरूफ थे, वहां एक लोन ऐप की वजह से एक लड़की की जिंदगी हिल गई थी और इसका होश बहुत कम लोगों को था। और जिनको पता था उनके होश उड़ गए थे। जिस पर बीत रही थी वो खुद कैंपस से गायब थी और अगले दिन 1 बजे जिसे कैंपस के अंदर होना था वो खुद की मनमर्जी से कैंपस के बाहर थी और समीर की सफेद फॉर्च्यूनर में बैठी थी। और आने जाने वाले लोगों को साफ दिख रहा था कि 2 लोगों में कहासुनी चल रही है
जितना तापमान गाड़ी के बाहर था उससे ज्यादा गर्मी चढ़ी हुई थी गाड़ी में सवार व्यक्तियों में। लगभग आधे घंटे तक ये सिलसिला चला। जब साक्षी उतरी तो उसने दरवाजा जोर से बंद किया और समीर भी तुरंत स्पोर्ट्स मोड पर गाड़ी भगा कर ले गया। कॉलेज के गार्ड लोगों ने अक्सर ये नजारा देखा था, लेकिन इस तरह से बिछड़ना आज तक नहीं देखा था। लंच ब्रेक में कैफेटेरिया में पैर रखने की जगह नहीं थी और स्टूडेंट्स के मुंह खाने के लिए कम, बतियाने के लिए ज्यादा चल रहे थे। रोहन अंदर से घबराया हुआ भी था और उसमें गुस्सा भी भरा हुआ था। उसका मन कर रहा था कि एक बार जोर से चिल्ला दे, चुप। इन भावनाओं से जूझते हुए उसकी आंखें ढूंढ रही थी साक्षी को। जब वो नहीं दिखी तो वो उसके साथी पंकज को ढूंढने लगा और दोनों ही गायब थे। और हो भी क्यों ना, कल कैफेटेरिया में बेइज्जती होने के बाद सबके साथ साक्षी का खाना खाना आसान नहीं था। लंच के बाद अगली क्लास से पहले रोहन लाइब्रेरी गया। आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स, जीव विज्ञान पर किताब मिलते ही वो जैसे ही मुड़ा उसने साक्षी को किताबों के ढेर के पीछे पाया। उसके कदम साक्षी की तरफ मुड़ गए। अपनी किताब को रोहन ने थोड़ी सी आवाज के साथ रखा ताकि साक्षी सिर उठाकर उसे देखे, लेकिन उसका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था। रोहन को देखकर भी उसके चेहरे का हाव भाव नहीं बदला। बस यूं ही देखती रही जैसे कि उसने रोहन को पहचाना ही ना हो। रोहन फिर भी रुका नहीं। क्या तुम्हें पता था कि समीर के लोग इस शर्मनाक हरकत के पीछे हैं? समीर ये कर ही नहीं सकता। उसके इरादे बड़ी नेक हैं। ये सुनकर रोहन को यकीन हो गया कि एक बार फिर साक्षी समीर को बचाने की कोशिश कर रही है। रोहन ने मन ही मन सोचा कि या तो साक्षी सब जानकर अनजान बन रही है या उसे समीर से इतना लगाव हो गया है कि उसका दोष मानने को भी वो तैयार नहीं हो रही। असलियत चाहे जो भी थी, रोहन को अब आगे बात करने की कोई जरूरत नहीं महसूस हो रही थी। वो उसी वक्त मुड़कर अपनी किताब इशू करवाने चला गया। अगली क्लास फिर डॉक्टर पुनीत की थी। जेनेटिक्स विज्ञान का टॉपिक था। रोहन जैसे ही क्लास में पहुंचा, उसे देखते ही उसके दोस्त सौरभ शर्मा ने खबर दी, भाई एल लगने वाले हैं समीर के। अरे अब क्या हुआ? बंधु सेकेंड ईयर की लड़की ने पुलिस कंप्लेंट कर दी है। बड़ी हिम्मत दिखाई उसने। वो डॉक्टर अहमद के ऑफिस में जो पीएन है ना, वो बता रहा था कि उसके पापा आए थे और माम्स को भी पार्टी बनाया है कंप्लेंट में। रोहन ये सुनकर स्तब्ध रह गया था कि अगर एक लड़की में अपने फ्यूचर को लेकर इतनी हिम्मत है तो उसके विटनेस स्टेटमेंट पर साइन करने से क्यों फट रही है। अब उसने पूरी तरह मन बना लिया था कि समीर को अब सबक सिखाना ही होगा। उससे अपना अगला कदम साफ नजर आ रहा था। इस आत्मविश्वास के साथ रोहन ने क्लास में बड़ी दिलचस्पी से भाग लिया। अपने डाउट्स डॉक्टर पुनीत से पूछे और सर के सवालों के जवाब भी दिए। यहाँ तक कि डॉक्टर पुनीत के सवाल का सटीक जवाब देने से रोशनी ने भी पीछे मुड़कर स्माइल की। रोहन को विराट कोहली की पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 82 रन वाली पारी की फीलिंग आ रही थी। ब्रेक में रोहन गलियारे में चला गया और अपने मोबाइल पर लीगल टर्म्स पढ़ने लगा। उसे आरोप पत्र, गवाह के स्पेशल राइट्स और मुकदमे की प्रक्रिया समझनी थी, क्योंकि अब वो तैयार था और शाम को डॉक्टर सुरेंद्र से मिलकर अपने निर्णय के बारे में बताना चाहता था। 10 मिनट बाद उसे रोशनी सामने से आती हुई दिखाई दी। वो सीधे उसी की तरफ आ रही थी। थोड़ी पास आकर वो हल्के से बोली, लगता है मेडिटेशन से तुम्हें फायदा हो रहा है। एकदम अलर्ट और चुस्त नजर आने लगे हो क्लास में। रोहन ने कहा, हाँ काफी कुछ साफ नजर आने लगा है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगे। रोशनी का सीक्रेट रोहन के पास था और रोहन को भी रोशनी पर भरोसा था। उसने फिर रोशनी से पूछा, रोशनी एक बात बताओ, ये अपने मन की बात सार्वजनिक करने में बड़ी हिम्मत लगती है ना? तुम्हें कैसे आई अपनी चाहत और ये अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की ये हिम्मत? रोशनी ने थोड़ा सा सोचा और फिर कहा, दरअसल रोहन ये धीरे धीरे ही पता चलता है और जब खुद के फैसले पर यकीन हो जाता है ना, तब आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। उसके बाद सब आसान हो जाता है। रोहन को ये जवाब पसंद आया था। उसने रोशनी को थैंक यू बोला और रोशनी भी मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। कभी कभी मनुष्य को अपने फैसलों पर अमल करने की जरूरत पड़ती है। रोहन ने भी ठीक यही करने की ठानी थी। रोहन ने अब तुरंत ही डॉक्टर सुरेंद्र को फोन से मैसेज भेजा और शाम 5 बजे मिलने का आवेदन किया। शाम 4 बजे तक 3 क्लासेस खत्म हो गई थी और तभी डॉक्टर सुरेंद्र का मैसेज आया कि वो 5 बजे मिलने को तैयार हैं। रोहन पहली बार डॉक्टर सुरेंद्र के ऑफिस में आया था।
और उनकी टेबल के पीछे बहुत सारी ट्रॉफीज रखी हुई थी और काफी सारे प्रमाण पत्र भी थे। कई अंतर्राष्ट्रीय किताबों में डॉक्टर सुरेंद्र के रिसर्च पेपर्स छपे थे। कहते हैं जल्द ही उनका नामांकन मैम्स डायरेक्टर के लिए भी होने वाला था। ठीक 5:05 पर डॉक्टर सुरेंद्र आ गए। हाल चाल पूछने के बाद वो सीधे मुद्दे पर आए। तो ये बताओ रोहन, ठीक से सोच तो लिया है ना? जो फैसला किया है वो मुझे बताओ और याद रखना कि अब पीछे नहीं मुड़ना। रोहन ने भी बेबाक जवाब दिया। सर, मैंने सोच लिया है कि मैं विटनेस स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करूंगा। एक अपने लिए सुकून और दूसरा दूसरे स्टूडेंट्स के लिए उदाहरण भी बन जाएगा कि गलत का ना साथ दो बल्कि गलत को होने ही ना दो। पता नहीं सर, हो सकता है आगे मुश्किलों का सामना करना पड़े, पर अभी तो मेरा फैसला यही है। डॉक्टर सुरेंद्र कुछ समय तक रोहन को देखते रहे, उसके फैसले का आंकलन करते रहे। उन्हें भी लो नाप और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का केस भली भांति पता था। रोहन का फैसला वैसे तो गुप्त रहेगा, लेकिन भविष्य में स्टूडेंट्स को पता भी चल जाएगा तो भी उनके मनोबल के लिए अच्छा होगा। डॉक्टर सुरेंद्र ने कहा, ठीक है रोहन, अगर मन साफ है और दृढ़ निश्चय है तो ऊपर वाला भी तुम्हारा साथ देगा। आगे भी मुझसे अगर कोई सलाह चाहिए तो बिल्कुल मत हिचकिचाना, ठीक है? बाकी मैं सब इंस्पेक्टर नौटियाल को कल आने को कहता हूँ। मेरे ही ऑफिस में सारी कार्यवाही कर लेंगे, ठीक है ना? रोहन ने सिर हिला दिया और अनुमति लेकर ऑफिस से निकल गया। डॉक्टर सुरेंद्र से बात करके रोहन की हिम्मत और बढ़ गई। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी में लक्ष्य मिल गया हो, लेकिन रोहन को क्या पता था उसके इस कदम की गूंज कितनी देर और कितनी दूर तक सुनाई देगी। सब इंस्पेक्टर नौटियाल दोपहर 1:30 बजे आईपी स्टेट पुलिस स्टेशन से निकले और 10 मिनट में मैम्स कॉलेज पहुंच गए। आखिरकार एक गवाही और विटनेस स्टेटमेंट पर रोहन के हस्ताक्षर मिलने वाले थे और इस केस को अब कोर्ट में स्ट्रांगली पेश करने की बारी आ गई थी। रोहन डॉक्टर सुरेंद्र के साथ उनके ऑफिस में ही इंतजार कर रहा था। पहले डॉक्टर सुरेंद्र ने बातों की कमान संभाली। उन्होंने सब इंस्पेक्टर नौटियाल से अनुरोध किया, देखिए आप रोहन पर आंच मत आने देना। जिस पर इल्जाम लगे हैं वो लोग मेरे स्टूडेंट को डराने धमकाने की कोशिश करेंगे। रोहन का नाम, पता, फोन नंबर पब्लिक में नहीं आना चाहिए जब तक केस का ट्रायल शुरू नहीं हो जाता। इंस्पेक्टर नौटियाल ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब, ये हमारा रोज का काम है। कोर्ट तक तो हम संभाल लेंगे, उसके बाद पब्लिक ट्रायल में बहुत सी बातें बाहर आ सकती हैं, पर आप फिक्र ना करें। बस फिर रोहन से स्टेटमेंट लिखवाई गई। जुलाई 2022 मैम्स कॉलेज के गेट के बाहर सुबह 11 बजे पथराव, नारेबाजी और कॉलेज की संपत्ति को हानि पहुंचाते हुए रोहन ने एक शख्स को देखा था। उसी का हुलिया और हरकतों का जिक्र विटनेस स्टेटमेंट में किया गया। जो सब उसके सामने घटा था, सबका ब्यौरा रोहन ने लिख डाला। फिर सब इंस्पेक्टर नौटियाल ने रोहन को एक बार जोर से उसका लिखा हुआ पढ़ने को कहा। डॉक्टर सुरेंद्र ने पूरी बात सुनी और फिर दोनों ने रोहन की तरफ देखा, जैसे कि बिन बोले उससे पूछ रही हूँ, अब तैयार हो इस पर हस्ताक्षर करने के लिए और आगे की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए? हाँ? रोहन तो तैयार था और एक ब्लू स्याही वाले पेन से उसने विटनेस स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर कर ही दिए। सब इंस्पेक्टर नौटियाल ने कहा, तुम जैसे और लोग भी अपनी ड्यूटी समझ लें तो पुलिस का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। चलो रोहन, ख्याल रखो और कोई भी परेशान करे तो मुझे फोन कर देना। ये कहकर उन्होंने डॉक्टर सुरेंद्र को सल्यूट ठोका और निकल गए। सितंबर का महीना साल 2022। दिल्ली में कोरोना तो थम गया था, लेकिन अब डेंगू की बीमारी ने आतंक मचा रखा था। दरियागंज, पहाड़गंज और रेलवे कॉलोनी से आए डेंगू ग्रस्त मरीजों की लाइन लग गई थी। मैम्स मेडिकल कॉलेज में भी पब्लिक के लिए बेड्स नहीं थे और प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि डॉक्टर सुरेंद्र को रेजिडेंट डॉक्टर्स को ड्यूटी पर लगाना पड़ा। मदद के लिए उन्होंने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बेसिक प्रैक्टिस सिखाकर उनकी भी नाइट शिफ्ट लगा दी। दिन भर क्लास, फिर प्रैक्टिकल्स और उसके बाद रात को हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट। रोहन, सौरभ, रोशनी और उनके बाकी 12 साथियों की ड्यूटी लग गई थी। क्लास में 45 स्टूडेंट्स थे तो 3 बैच में स्टूडेंट्स एक दिन छोड़कर नाइट शिफ्ट करते थे। मरीजों पर निगरानी, वाइटल्स पर चेक और बीमारी पर पैनी नजर, ये सब करना पड़ता था।
8 घंटे का काम था और फिर रात के 2 बजे शिफ्ट खत्म होती थी। रोहन और रोशनी तालमेल के साथ अपना काम करने लगे। दोनों की अच्छी जोड़ी बन गई थी। यहाँ तक कि ठीक हो जाने के बाद कुछ मरीज तो उन्हें नाम से पहचानने और सराहने भी लगे। साथ में डिनर करना और रात 11 बजे की चाय अब एक आदत सी बन गई थी। फिर अचानक 4 दिन बाद रोहन की तबीयत खराब हो गई। उसे बुखार और खांसी हो गई। लक्षण सर्दी जुकाम के थे, पर कोविड का टेस्ट भी करवाने को कहा गया। टेस्ट नेगेटिव आया, पर बुखार कम नहीं हो रहा था। रोहन को अब ड्यूटी से हटा दिया गया और उसे क्लास भी मिस करनी पड़ी। एक दिन अपने हॉस्टल के कमरा नंबर 302 में वो बेहाल पड़ा था। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने धीरे से आंख खोली तो देखा साक्षी थी। उसे देखकर वो एकदम चौंक गया और होश ना होने पर भी सीधे उठकर बैठ गया और इधर उधर कमरे को देखने लगा। अक्सर लड़कों का कमरा बिखरा हुआ रहता है, तो उसे लगा कि कहीं इधर उधर कमरे में कोई अंडरवेयर ना पड़ा हो, लेकिन सब ठीक ही लग रहा था। कैसे हो? बुखार अभी कम नहीं हुआ क्या? रोहन ने जवाब दिया, नहीं, अभी 2 दिन से नहीं हुआ, पर सीनियर डॉक्टर कह रहे हैं कि कल तक हो जाएगा और ना डेंगू का टेस्ट करवाना होगा। साक्षी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पिछले 2 महीनों में दोनों के बीच काफी तकरार हो गई थी और उसका रीसेंट ब्रेकअप तो वैसे भी दर्दनाक रहा था। साक्षी के भी होश ठिकाने आ गए थे। समीर के साथ ऑनलाइन दोस्ती और जान पहचान बहुत दूर तक चली गई थी और अब वो उसे महंगी पड़ रही थी। साक्षी को एक बार फिर मेडिकल की कोचिंग के दिनों का टाइम याद आ गया। उसे तब भी रोहन बहुत पसंद था, लेकिन अब रोहन के लिए उसके दिल में इज्जत बढ़ गई थी। जब से उसे पता चला था कि रोहन ने समीर के खिलाफ विटनेस स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर और गवाही देने का फैसला किया है, तब से उसे रोहन पर गर्व होने लगा था। साक्षी दरअसल रोहन से यही बोलने आई थी, सुनो रोहन, मैं बस ये कहने आई थी कि समीर के खिलाफ कोर्ट केस में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने बहुत बहादुरी का फैसला लिया है। रोहन को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। पहला कि उसे पता कैसे चला, और दूसरा कि क्या ये वही साक्षी है जिसने उसे थोड़े टाइम पहले कॉलेज में परेशान करके रखा था। मन ही मन वो सोचने लगा, चलो मैं भी इसे माफ कर देता हूँ। अपने तकिए को सीधा और बेडशीट को साफ करते हुए रोहन ने कहा, मैं वही कर रहा हूँ जिस पर मुझे यकीन है। आज तक वही किया जो ठीक लगा। अगर इसमें तुम मेरा साथ दोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। साक्षी ने अपना हाथ हल्के से रोहन के हाथ पर रखा और कहा, जल्दी ठीक हो जाओ, और उठकर चल दी। रोहन अब अप्रैल 2021 में पहुंच गया, जब साक्षी और रोहन का रोमांस कोचिंग सेंटर में चर्चा का विषय बना हुआ था। चाय पॉइंट पर बातें और मुलाकातों का सिलसिला रोहन को आज भी याद था। वो बारिश की आड़ में छाते के नीचे किस करना, कमर पर हाथ रखकर टहलना और साक्षी की गर्दन को चूमकर उसके परफ्यूम में खो जाना। अचानक खांसी ने रोहन की पुरानी यादों पर पूर्ण विराम लगा दिया। कुछ देर वो खाली छत को देखता रहा और फिर उसकी आंखें खुद ब खुद नींद से बंद हो गईं। दिल्ली में एक एडीज नाम की मादा मच्छर का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा माम्स मेडिकल कॉलेज डेंगू के मरीजों से भरा हुआ था। कुछ दिन इस आपदा में रोहन ने भी हाथ बटाया, पर फिर वो 4 दिन के लिए खुद बीमार पड़ गया। रोहन का बुखार अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था और खाली वक्त में उसे इस पूरे सिनारियो से नफरत होने लगी। उससे मरीजों की और खासकर छोटे बच्चों की हालत देखी नहीं गई। उसे लगा कि जर्म सेल स्टडी से इस बीमारी को जड़ से निकाला जा सकता है। इसके लिए उसे डॉक्टर पुनीत से मिलना होगा ताकि वो उनसे अपनी थ्योरी के बारे में पूछ सके। सुबह 9 बजे ही रोहन ने डॉक्टर पुनीत को घेर लिया। उसकी थ्योरी यही थी कि अगर एडीज नर मच्छर के अंडों को लैब में भारी मात्रा में पैदा किया जाए और फिर इन नर मच्छरों के जर्म सेल्स को मादा बच्चे मारने की क्षमता दे दी जाए, फिर जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो मादा अंडे जिंदा नहीं बचेंगे। और ये इसीलिए खतरनाक केमिकल सोल्यूशन है क्योंकि मादा एडीज मच्छर ही डेंगू फैलाती है। ये सब सुनकर डॉक्टर पुनीत दंग रह गए। उन्हें रोहन पर गर्व होने लगा।
हालांकि इस तरह की तकनीक को लैब में यूज करने में सालों लगते, पर शुरुआत तो की जा ही सकती थी। डॉक्टर पुनीत ने विश्व में इसको लेकर रिसर्च के बारे में पता करने की बात करी और रोहन को इस पर और पढ़ने को कहा। रोहन को अब अच्छा लगने लगा था। उसे अपने एमबीबीएस करने का मकसद धीरे धीरे मिल रहा था, बीमारी को जड़ से खत्म कर देना। लेकिन अब एक और सामाजिक बीमारी को खत्म करने की बारी आ गई थी। समीर के खिलाफ गवाही देने की तारीख करीब थी। कल उसे दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट जाकर अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी। डॉक्टर सुरेंद्र से रोहन ने पहले ही अनुमति ले ली थी। सुबह 11 बजे मुकदमे की सुनवाई का तय समय था। रोहन को सब इंस्पेक्टर नौटियाल ने कोर्ट नंबर ऑलरेडी बता दिया था। वो समय से पहले ही पहुंच गया और पूरी प्रक्रिया सरकारी वकील से समझ ली। जज साहब बुलाएंगे तो क्या बोलना है, बचाव पक्ष के वकील सवाल पूछेंगे तो क्या नहीं बोलना है, और समीर के सामने अपनी बात बिना डगमगाए कैसे रखनी है। कोचिंग बहुत हो गई थी और अब इम्तिहान की बारी थी। जज साहब के आने से पहले पुलिस, वकील और आरोपी समीर कोर्ट नंबर 11 में बैठ गए थे। जज साहब ने ऑर्डर दिया कि आरोपी को पेश किया जाए। उसके खिलाफ सरकारी वकील ने आरोप पात्र पढ़ा और फिर वकील साहब ने गवाह बुलाने की इजाजत दी। पहले गवाह खुद इंस्पेक्टर मीणा थे, जिन्होंने समीर को हिरासत में लिया था। दूसरा गवाह रोहन था, जिसने समीर की हरकतों को पुलिस के सामने रखा था। समीर और रोहन को आमने सामने लाया गया और रोहन को उसे पहचानने को कहा। फिर जज साहब ने दोबारा रोहन की गवाही सुनी ताकि आरोप पात्र में शामिल विटनेस स्टेटमेंट को मिलाया जा सके। जज को जब संतुष्टि हो गई तो उन्होंने रोहन को जाने की इजाजत दे दी। इस पूरे टाइम समीर रोहन को गुस्से से देख रहा था। उसे अब रोहन से इस तरह की रंजिशें होने लगी। पहले उसके खिलाफ केस, फिर उसके लोन ऑफ बिजनेस के चौपट होने का खतरा, और तो और उसकी गर्लफ्रेंड साक्षी का उससे दूर हो जाना। इस सब के लिए कसूरवार समीर रोहन को ही ठहरा रहा था। आज नहीं तो कल कुछ तो लोचा होने को था। लेकिन रोहन तो कफन बांध कर ही चल रहा था। उसने जब से कोर्ट केस में शामिल होने का फैसला किया था, तब से ही वो हर खतरे के लिए तैयार था। कॉलेज पहुंचकर अब प्रैक्टिकल्स की बारी थी। दोपहर 2 बजे पूरी क्लास को फिर से क्लिनिकल सेंटर जाना था। वहां रोशनी भी थी। हेलो हाय के बाद दोनों ने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। अब दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, क्योंकि डेंगू के मरीजों के साथ काम करते करते उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ गया था। काम खत्म होने के बाद रोशनी रोहन से बोली, और फिर जिस संकल्प की बात कर रहे थे वो पूरा किया? रोहन ने ये मस्ती भरा सवाल सुनकर जवाब दिया, अब तो सब कुछ साफ दिख ही रहा है और अपने गोल पर भी काम कर रहा हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची? रोशनी शर्मा कर इधर उधर देखने लगी। जिस लड़की से उसे प्यार है उसके बारे में किसी को पता नहीं था। यहाँ तक कि रोहन भी उसे पहचानता नहीं था, क्योंकि उस रविवार देर शाम सूरज ढल चुका था और जब रोशनी को अपनी गर्लफ्रेंड को किस करते हुए रोहन ने देखा था, तब सिर्फ रोशनी का ही चेहरा उसे याद था, दूसरी लड़की का नहीं। सब बढ़िया चल रहा है। थोड़े बहुत नखरे, थोड़ा बहुत भाव खाना चल रहा है, पर मैं संभाल लेती हूँ। रोहन ने अपने हाथों से वाह जैसा जेस्चर किया और रोशनी को तुरंत चाय का न्योता दे दिया। दोनों शांति से चाय पी रहे थे। रोशनी के लिए ये बड़ी बात थी। उसने आज तक कैंपस में इस तरह खुलेआम किसी लड़के के साथ चाय नहीं पी थी, लेकिन रोहन के साथ बात कुछ और थी। रोशनी को पता था कि रोहन की लाइफ में और भी बहुत कुछ चल रहा है। उसका और साक्षी का पुराना रिश्ता, रोहन का कोर्ट केस, लेकिन रोशनी ने आज तक कुछ भी रुचि नहीं दिखाई थी रोहन के मामलों में। रोशनी की माँ ने उसे सलाह दी थी, ना ज्यादा सवाल पूछो और ना ही किसी के फटे में टांग अड़ाओ। उधर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की दुनिया गोल हो रखी थी। फाइनल सिर पर थे और अटेंडेंस की मार की चपेट में 90% स्टूडेंट्स थे। सीनियर्स का टाइम नोट्स बनाने और पार्टी करने में ही निकल गया था। खुद की पढ़ाई और सिलेबस की वाट लगी हुई थी, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स किसी भी जिल्लत को झेलने के लिए तैयार थे। वो डॉक्टर जो अपने नाम के आगे जोड़ना था, इसी चक्कर में साक्षी परेशान हुई पहाड़गंज घूम रही थी। उसे एक माम्स के पुराने स्टूडेंट का पता चला था जो लेटेस्ट नोट्स पैसे लेकर देता था। साक्षी को पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसके पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था। पहाड़गंज के पते पर जैसे ही साक्षी पहुंची तो उसे बड़ा अजीब लगा। पराशर नाम का 30 वर्ष का आदमी था। कमरे में लाइट कम थी, दारू की महक आ रही थी और स्टडी टेबल पर पीले रंग की लाइट जल रही थी। कुर्ता पजामा, हाथ में चाय की प्याली और दाढ़ी को खुजलाता हुआ यह इंसान मुस्कुरा रहा था।
मानो कह रहा हो, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। साक्षी ने भी मन ही मन सोचा, क्या हालत हो गई तेरी, अब तुझे इससे मदद लेनी होगी। जब साक्षी ने पराशर से बात करी और सब्जेक्ट के नोट्स ध्यान से देखे तो उसे यकीन हो गया कि वो सही पते पर आई है। पराशर उन होशियार बच्चों में से था जो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन डॉक्टर बनने के निर्दयी और कठोर सफर को पूरा नहीं कर पाया। पर अब लाचार सीनियर्स के सताए हुए और पैसे वाले स्टूडेंट्स के लिए वो भगवान से कम नहीं था। नोट्स का दाम चुकाकर साक्षी वापस कॉलेज की तरफ निकल गई। वो भीड़ में रिक्शा ही खोज रही थी कि अचानक एक सफेद फॉर्च्यूनर उसके बगल में आकर रुकी। अंदर समीर बैठा था। उसने साक्षी से आग्रह किया कि वो 5 मिनट उसके साथ अगर बात कर सकती है तो वो आभारी होगा। इतने में पीछे गाड़ियों के हॉर्न से डिस्को बन गया था। सड़क ब्लॉक ना हो ये भी सोचकर साक्षी समीर के साथ बैठ गई। समीर सीधे मुद्दे पर आ गया। देखो साक्षी, उस रोहन ने मेरे खिलाफ गवाही दे दी है। ये सब चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे इन्वेस्टर्स जो चीन से हैं वो घबरा रहे हैं। उन्हें लगातार बिजनेस चाहिए और इस केस को लेकर उनका नाम ना आए इसकी भी उन्हें चिंता है। साक्षी दिल मिलाकर बोली, तो मैं क्या करूं? ये सब तुम्हारा ही किया कराया है, अब तुम ही संभालो। मैंने तुम्हारी जितनी मदद करनी थी ना कर ली। अब मुझे यहाँ छोड़ दो और मैं अपने आप कॉलेज चली जाऊंगी। समीर ने तुरंत ब्रेक लगा दी और साक्षी को उतार दिया। वो एक बार साक्षी को मौका देना चाहता था और अब साक्षी के ठुकराने के बाद समीर का प्लान साफ था। आगे की रणनीति पर अब एक्शन का समय था। बिजनेस में मुनाफे के लिए एक व्यापारी बहुत से चेहरों का इस्तेमाल करता है। कभी समाज की सेवा, कभी दूसरों को रोजगार, कभी खुद के परिवार की समृद्धि और कभी काली करतूतों को बढ़ावा देने के लिए इन चेहरों के पीछे छिपा रहता है। समीर भी ऐसा ही एक बिजनेसमैन था। सस्ते लोन का आइडिया, चीनी पैसे का गलत तरीके से निवेश। अगला एपिसोड अथवा नई कहानी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें।